आज हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स का एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है? आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है अगर एक आइडियल फ्लूइड हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो चलो इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट कर मेरे पास एक पाइप है, ये मैंने नीचे पाइप बनाया हुआ है। इस पाइप के जो लोअर एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है। यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी V1 है या स्पीड V1 है। और यहाँ पे जो पाइप की जो हाइट है वो H1 है और यहाँ पे फ्लूइड का जो प्रेशर है वो P1 है। लेकिन अगर ये इस पाइप के ऊपर साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे उसकी हाइट H2 हो जाएगी, एरिया A2 हो जाएगा। पाइप का साइज भी बड़ा हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया। यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड जो है वो V2 है और प्रेशर P2 है। अभी देख ले मैथमेटिकली इसको देखते हैं। इस इक्वेशन को देख ले। देखिए प्रेशर P1 ये प्रेशर है, लेकिन किस एंड पर है? लोअर एंड पर प्रेशर है। और देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी जो है ये है काइनेटिक एनर्जी, लोअर एंड पे। काइनेटिक एनर्जी इस लोअर एंड पर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम से। ये जो मैंने कैपिटल वी लिखा हुआ है ये वॉल्यूम है। तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस, और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी डिवाइड हो रही है किससे? वॉल्यूम से। कहता है अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज का सम करो नीचे नीचे एंड पे, लोअर एंड पे, या अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज का सम करो अपर एंड पे, तो अपर एंड पे क्या है? P2 प्लस हाफ mp2 स्क्वायर प्लस हाफ प्लस mgh2 डिवाइडेड बाई v। तो इन तीनों का सम जो है लोअर एंड पे और अपर एंड पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोगों ने नीचे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। डेंसिटी। तो देखिए नीचे इक्वेशन में हम लोगों ने मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिखा है? डेंसिटी। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको मैं एक बहुत फर्जी अंदाज में, सादा से अंदाज में न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ, फर्जी वैल्यू से समझाता हूँ। तो देखिए कहता है कि फर्स्ट कर यहाँ पे नीचे एंड पे प्रेशर है 10 और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में 8 और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 2। तो इन तीनों क्वांटिटीज को अगर आप जमा कर ले इसका सम कितना आ गया? 20। लेकिन कहता है अगर आप इन्हीं तीनों क्वांटिटीज का सम करेंगे ऊपर वाले एंड पे, पाइप के ऊपर वाले एंड पे, तो भी 20 आना चाहिए। तो किस तरह होगा? उसमें कुछ क्वांटिटीज कम हो जाएगी, एक क्वांटिटी अगर कम हो गई तो दूसरी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो हो सकता है ऊपर प्रेशर जो है 8 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 4 हो जाए, लेकिन ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अगर आप इनका सम दोबारा कर ले तो 8 जमा 4 12, 12 जमा 8 दोबारा क्या हो जाएगा? 20। तो किसी भी पॉइंट पे याद रख ले, आप इस पॉइंट पे चेक कर ले तब भी यही आएगा, इस पॉइंट पे चेक कर ले तब भी यही आएगा। तो इन तीनों क्वांटिटीज का सम हर जगह पे क्या रहता है? कांस्टेंट। अभी याद रख ले कि ये जो लॉ है, बर्नौलीज जो लॉ है या बर्नौलीज जो इक्वेशन है, ये एक फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, उसके मुताबिक है। और उस कानून को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी तरह याद रखिए इस पाइप में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग ना क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पाइप के नीचे साइड पे हो सकता है वेलोसिटी ज्यादा हो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो, काइनेटिक एनर्जी कम हो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, पोटेंशियल कम हो। लेकिन जैसे ही पानी या जो लिक्विड है ऊपर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
लेकिन इन तीनों क्वांटिटीज का जो सम है जो मैंने ऊपर लिखा है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है या बर्नौलीज थ्योरम है, हम लोग कहते हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको निकाला है। तो अब ये कहते हैं कि इस प्रिंसिपल का सबूत क्या है, इस लॉ का। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग उसके डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसका सबूत क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट कर एक पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है और उसके अंदर एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस साइड पे जो प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो है F1, और इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है वो फोर्स है F2। इस साइड पे जो हाइट है जमीन से वो है H1, और इस साइड पे जो हाइट है जमीन से वो है H2। वो कितनी है, H2। यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V1 और यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V2। यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V2। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। ये कुछ क्वांटिटीज हम लोगों ने डिफाइन कर। और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का, ये जो एरिया है ये A1 है, और ऊपर साइड पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं लिखता हूँ A2। वहाँ पे पाइप का जो साइज है वो बढ़ गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने क्या नाम दिया, A2। अभी आ जाते हैं जिस तरह हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव किया था। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कि डेल्टा टी टाइम लेता हूँ। डेल्टा टी कोई भी टाइम में, डेल्टा टी एक टाइम लिया, एक टाइम इंटरवल लिया मैंने। ये 2 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट ले रहा हूँ। तो डेल्टा टी टाइम में ये फ्लूइड कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए जैसे ही यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। फ्लूइड जैसे एंटर हुआ तो फ्लूइड ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, और ये जो डिस्टेंस कवर किया ये कितना कवर किया, इसको मैं कहता हूँ, डिस्टेंस को कहता हूँ डेल्टा X1। कितना कहता हूँ, डेल्टा X। तो आ जाते हैं डेल्टा X1 को मालूम करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी टी। तो अगर मैं डेल्टा एक्स की शक्ल में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा X1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। V1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि मैं टी इस्तेमाल नहीं कर रहा, डेल्टा टी। और लोअर एंड पे जो स्पीड है वो V1 है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब याद रख ले कि ये जो डेल्टा टी टाइम है, मैंने कहा था कि 2 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है। तो इतने टाइम में ये फ्लूइड यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपर एंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लाजिम बात है यहाँ पे भी वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, डेल्टा X2। क्या नाम दे रहा हूँ, डेल्टा X2। तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा X2, उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे V2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। V2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी लोअर एंड और अपर एंड दोनों के लिए सेम। अभी आ जाते हैं कि हम लोग वर्क मालूम करेंगे कि इस फ्लूइड के ऊपर जो वर्क हुआ है, क्योंकि फोर्स लगा है और डिस्टेंस कवर हुआ है तो वर्क हुआ है। तो उस फ्लूइड के ऊपर जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, लोअर एंड पे और अपर एंड पे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क डन ऑन फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड, behind it, by the fluid behind it, by the fluid behind it। अभी देखिए ये फर्ज करें मैंने एक पाइप का टुकड़ा लिया हुआ है, हो सकता है बहुत बड़ा पाइप हो, ये पाइप आगे भी जा रहा है इस तरफ भी जा रहा है, तो मैंने सिर्फ टुकड़ा लिया हुआ है पाइप का। तो अभी देख ले ये जो मैंने छोटा डिस्टेंस लिया डेल्टा X1, फ्लूइड का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था,
उसके ऊपर पीछे वाला फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, तो जो पीछे वाला फ्लूइड है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो उस वर्क को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। इस फ्लूइड के पीछे जो फ्लूइड है उसको पुश कर रहा है, वो कितना वर्क करता है। तो उस वर्क को हम लोग लिखेंगे कि W1 इज इक्वल टू, नीचे साइड पे फोर्स कितना है F1, डिस्टेंस कितना कवर किया डेल्टा x1, डेल्टा x1। अभी हम लोग उसको प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे, तो प्रेशर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका मतलब है कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अगर लोअर एंड के लिए मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा F1 इज इक्वल टू P1 A1 A1। तो अभी अगर ये फोर्स की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे दर्ज कर दूं, तो मेरे पास वर्क आ जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 A1, और इसके साथ आ जाएगा डेल्टा x1, उसके साथ क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा x1। ये हम लोगों ने मालूम किया कि इस यहाँ पे जो फ्लूइड पास हो रहा है उसके पीछे जो फ्लूइड है उसने कितना वर्क किया इसके ऊपर। तो उसको इक्वेशन नंबर में नाम दूंगा 3। क्वेश्चन नंबर क्या नाम दूंगा 3। अभी आ जाते हैं कि ये जो अपर एंड है, अपर एंड पे भी तो फ्लूइड पास हो रहा है, तो फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर भी तो वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क हो रहा है। तो उस वर्क को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एट अपर एंड, और ये पिछले साइड का है, इसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ अपर एंड पे कितना वर्क होगा। तो अपर एंड पे कितना वर्क होगा, देखिए अपर एंड पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है F2। हो सकता है कि इसके आगे वाला जो फ्लूइड है वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना कवर हो रहा है, डेल्टा x2। डेल्टा x2 फ्लूइड इस तरफ जा रहा है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क मालूम करेंगे इसको मैं लिखता हूँ W2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा F2 डेल्टा x2, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन। माइनस साइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अपर एंड पे वर्क नेगेटिव है। या इसको अगर मैं प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा W2 इज इक्वल टू माइनस P2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा A2, और इसके साथ आ जाएगा डेल्टा x2। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अभी मैंने नेट वर्क मालूम करना है, या आप कह सकते हो टोटल वर्क मालूम करना है, फ्लूइड के ऊपर जो वर्क हुआ है। तो देखिए मैं कहता हूँ नेट वर्क। तो नेट वर्क डन क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अभी अगर मैं वैल्यूज दर्ज कर लूँ 3 और 4 से, तो W1 क्या है P1 A1, और ये आ जाएगा डेल्टा x1, डेल्टा x1। लेकिन W2 नेगेटिव है, और ये क्या है P2 A2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x2, डेल्टा x2। अब याद रखिए ये डेल्टा x1 और डेल्टा x2 को हम लोग वेलोसिटी की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी जो है डेल्टा x1 अपॉन टी के बराबर है, डेल्टा x अपॉन टी के बराबर है, क्योंकि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने लिखा v1 बराबर है डेल्टा x अपॉन टी, और ऊपर साइड पे हम लोग लिखेंगे v2 बराबर है डेल्टा x2 अपॉन टी, डेल्टा x2 अपॉन टी। तो देखिए ये मेरे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू P1 A1,
और ये आ जाएगा V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी लिख ले या टी लिख ले, माइनस P2 A2, और ये आ जाएगा V2 और मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। तो इसको इक्वेशन नंबर में नाम दूंगा 5। इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए डेल्टा x1 जो है V1 टी के बराबर है, डेल्टा x2 V2 टी के बराबर है। अभी चलते हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, और इसको हम लोगों ने कहा था कि ये रेट ऑफ फ्लो भी है या फ्लो रेट भी है। ये किसके बराबर है? फ्लो रेट के भी बराबर है। फ्लो रेट का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। फ्लो रेट का तो ये मतलब है ना कि जितना वॉल्यूम फ्लूइड का उसने पास हुआ, उसको हम लोगों ने टाइम से डिवाइड कर देना है। तो अभी देखिए, इसको अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज कर ले, तो इसका मतलब है कि A1 V1 मल्टीप्लाई बाय टी या A2 V2 मल्टीप्लाई बाय टी, ये भी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। ये भी किसके बराबर आ जाएगा? वॉल्यूम के बराबर। आप इसको अलग अलग इक्वेशंस लिख सकते हो। A1 V1 टी बराबर है V, या दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? A2 V2 टी बराबर है V। दो इक्वेशंस भी आप लिख सकते हो। अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम लोग V लिखेंगे, कैपिटल V वॉल्यूम, और इसकी जगह भी क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। इसकी जगह भी क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को याद रख ले, मैं इस कैपिटल वी से ज़ाहिर कर रहा हूँ, कैपिटल वी से। मैं स्मॉल वी इसलिए नहीं लिख रहा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसको कंफ्यूज ना कर दे वेलोसिटी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू P1 V प्लस माइनस माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय V। या इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो W को हम लोग लिख सकते हैं कि V को कॉमन ले ले, तो P1 माइनस P2, और बार क्या आ जाएगा? V। तो ये मेरे पास फर्स्ट का इक्वेशन नंबर हो गया 6। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 6। अभी आ जाते हैं कि आप लोगों ने ये देखा है कि डेंसिटी जो है मास बटा वॉल्यूम के बराबर, डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम के बराबर है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ कि मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इस तरफ शिफ्ट कर दिया, और डेंसिटी को उधर ले आया। तो अगर इसी चीज को हम लोग यूज कर ले ऊपर इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2, और ये आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अभी देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, तो हो सकता है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दे, और हो सकता है कि दोनों को चेंज कर दे, हो सकता है दोनों को चेंज कर दे। जैसे आप फर्स्ट करें गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और गाड़ी एक चढ़ाई पे चल रही है, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहे हैं। तो दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर एक प्लेन रोड है और उस पर आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अभी मैंने लिखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक हम लोग कहेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक हम लोग क्या लिखेंगे कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, और वर्क मेरे पास ये है इक्वेशन नंबर 7 से, तो ये मैं लिख लूंगा। तो देखिए वर्क मेरे पास आ गया P1 माइनस P2, वर्क मेरे पास आ गया P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये काइनेटिक एनर्जी के में चेंज के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो उसको मैं लिखूंगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, हम लोग लिखेंगे mgh2 माइनस mgh1। मैं पिछले स्लाइड पे दोबारा चला जाता हूँ। देखिए इसको हम लिखेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट पे जो क्वांटिटी होगी उसमें से इनिशियल को माइनस करेंगे, ये चेंज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस साइड से मैं उसको कॉमन ले लूंगा, इस क्वांटिटी को कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती की, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रो है। मैं इस साइड से लेफ्ट साइड और राइट साइड से m कॉमन ले लूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय m और m डिवाइडेड बाय रो। और अगर इस साइड से मैं m कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस GH2 माइनस GH1, और इन सब से मैंने कॉमन ले लिया है m। इन सब से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, m। और देखिए ये m इस m से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब कैंसिल हो गए, अभी एक काम मैंने करना है, इस रो को शिफ्ट करना है। ये रो से डिवाइड हो रहे हैं तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये रो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1, रो GH1। देखिए ये रो जब मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मैंने हर टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है, तो ये काम मैंने कर लिया। अभी आ जाते हैं कि जो क्वांटिटीज P1 1 के साथ है, जैसे P1 V1 और GH1, इनको मैं एक तरफ शिफ्ट कर लूंगा, और जो 2 वाली क्वांटिटी है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। इसको मैंने एक तरफ शिफ्ट कर दिया, ये क्वांटिटी यहाँ पे माइनस थी प्लस हो गई, ये क्वांटिटी यहाँ पे माइनस थी दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गई। और दूसरी तरफ क्या बच गया, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, रो GH2। ये अभी फाइनल हो गई इसकी डेरिवेशन, बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन। और ये देखिए हम लोगों ने पहले पेज में लिखा था कि यही चीज थी बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट, कि हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे चेक कर लो या किसी दूसरे पॉइंट पे चेक कर लो, उसका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जो बर्नौलीज थ्योरम है इसके कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखेंगे।